मोटी ननद सब खा गई। अरे अंदर क्या कर रही हो रजनी, जल्दी बाहर आओ। शीतल बीच में काम छोड़कर बाहर आती है। क्या हुआ जी? बच्चों के स्कूल से आते उन्हें नहला धुलाकर नए साड़ी निकाल कर दे दो। और ये बताओ कि कुछ पैसे मिले या नहीं? हाँ, ये 5,000 ही मिले। इतने में क्या होगा? तब तक बच्चे स्कूल से आ गए। खुशबू, तो एक काम कर, मोनू और नेहा को जल्दी से नहला दे और उन्हें नए कपड़े पहना दे, वो आने वाली होंगी। कौन आने वाली है माँ? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तेरी बुआ आने वाली है। क्या? मोटी बुआ आ रही है? थत, ऐसे नहीं बोलते पगली, वो घर में सबसे बड़ी है। अगर तेरी दादी ने सुन लिया तो तेरी शामत आ जाएगी। आज तो हमारी मोटी बुआ आएंगी, हमारे लिए मिठाई लाएंगी। तभी शीतल की सास ओमवती वहां आ गई और बोली, मोटी किसको कहा रे? मेरी बेटी तुम नालायकों को मोटी नजर आती है। हाँ, जरूर तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा। अरे मोटी है तो क्या हुआ, तुम्हारे बाप का अनाज नहीं खाती। तुम्हारे फूफा की 10 बीघा जमीन है, फैक्ट्री है अलग से। तभी अमित वहां नाश्ता लेकर आ गया। लो, जो पैसे थे उनमें जरूरत का सब सामान ले आया हूँ। अगर हफ्ते भर पहले पता चल जाता कि दीदी आ रही है तो हम कमेटी नहीं भरते। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है। बस तुम लोगों को तो पैसे जोड़ने की लगी है। कौन सा मेरी बेटी यहाँ रोज आती है, साल 2 साल में आती है, उसमें भी तुमसे खातिरदारी ढंग से नहीं की जाती। अब शीतल कैसे बताती कि अगर कमेटी समय से नहीं भरी जाती तो पेनल्टी लग जाती। इस बार सोचा था कि कमेटी डालकर अपना कोई काम शुरू कर लेंगे। मेहनत मजदूरी करते करते शरीर कमजोर हो गया और नहीं 6 लोगों का गुजारा चलता है। वो तो अच्छा हुआ रास्ते में दीपक साड़ू भाई मिल गए थे। उन्हें अपनी समस्या बताई तो तुरंत 5,000 थमा दिए। कह रहे थे कि जब हो जाए तब आराम से वापस दे देना। कुछ ही देर में एक रिक्शे वाले ने घर के आगे रिक्शा रोका। शीतल ने देखा कि अकेली भानुमति ने पूरा रिक्शा घेर रखा है। भानुमति मोटी तो थी ही, लेकिन 1 साल में तो वो और मोटी हो गई। भानुमति दाएं बाएं हिलती हुई अंदर चली जा रही थी। नमस्ते दीदी, आओ आओ, यहाँ कुर्सी पर बैठो। भानुमति जैसे ही कुर्सी पर बैठी, कुर्सी टूट गई और वो धड़ाम से गिरी। हे राम जी, ये क्या हो गया? कुर्सी टूट गई। दीदी आपको लगी तो नहीं? मालूम था ऐसा ही होगा। ये पुरानी कुर्सी क्या मेरे लिए बिछाई थी? आखिर ये कब तक चलती रहेगी? अब तो नई खरीद लो। अब सब लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ मुझे। फिर उन सब ने मिलकर बड़ी मुश्किल से भानुमति को उठाया। दीदी अब आप अंदर चलो, आराम से पलंग पर बैठो। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। अच्छा ये बता भानुमति, दामाद बाबू क्यों नहीं आए? माँ, उन्हें कहाँ समय मिलता है, इसीलिए मुझे ही भेज दिया। चलो ये तो अच्छा हुआ जो तू आ गई, लेकिन मुझे तो लगता है तू कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई है। क्या माँ, आप भी मेरे मोटे होने का फायदा जानती हो? मोहल्ले पड़ोस वाले मुझसे सब डर कर रहते हैं। तभी अमित समोसे ले आया। 12 समोसे लाया हूँ, बहुत तो होंगे ना? बहुत है, दीदी के साथ साथ बच्चे भी खा लेंगे। अच्छा नाश्ता सबके लिए लगा लो, आज हम सब एक साथ नाश्ता करेंगे। शीतल ने पलंग पर नाश्ता लगाया। नमकीन, बिस्किट, मिठाई, समोसे। उसने बच्चों को भी वहीं बुला लिया। बच्चे जैसे ही सामान उठाने लगे तभी, अरे बच्चों, ये अच्छे घर के संस्कार नहीं होते। अभी पहले अपनी बुआ को नाश्ता करने दो। बच्चे अपनी मोटी बुआ का मुंह देख रहे थे कि कब उसका नाश्ता खत्म हो और कब खाने को अच्छी अच्छी चीजें मिले। भानुमति एक के बाद एक 10 समोसे खा गई। नमकीन बिस्किट की प्लेट साफ थी। बचे हुए 2 समोसे शीतल ने तीनों बच्चों में बांट दिए। भाभी, खाना देर से बनाना, अभी खाना खाने का मन नहीं है। मोटी ननद सब कुछ तो खा गई, अभी भी खाना खाने की गुंजाइश है। हे राम जी, इस तरह तो इन्हें 5 आदमियों के बराबर खाना चाहिए होगा। खैर आज की बात है, क्या पता कल चली जाए। बहू क्या सोचने लगी? जब तक भानुमति आराम करे तब तक तुम खाने की तैयारी कर लेना। शीतल ने 2 घंटे बाद खाना बनाया और भानुमति को परोस दिया। भानुमति ने करीब 13 रोटी खाई। माँ, मोटी बुआ कितना खाना खाती है, सब खत्म कर दिया। शायद इसीलिए बुआ बहुत मोटी है। लेकिन माँ अब हम कहाँ सोएंगे? पूरे पलंग पर तो मोटी बुआ फैली हुई है। बच्चों, हम तो रोज पलंग पर सोते हैं ना, आज बुआ सो जाएंगी, हम लोग जमीन पर बिस्तर लगा लेंगे। अगले दिन अमित भानुमति के नाश्ते के लिए दूध जलेबी ले आया। भानुमति बहुत खुश थी कि उसका भाई गरीबी में भी उसकी इतनी खातिरदारी कर रहा है। शीतल ने दोपहर में छोले बनाकर पूरी सेक दी। भानुमति, तेरे आने से घर में रौनक आ गई। सब कितना अच्छा चल रहा है। रोज रोज घर में नए नए पकवान बन रहे हैं। अब तू आई है तो कुछ दिन रहकर ही जाना। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि कुछ दिन रुक जाऊं। अब उसके लिए रोज नए नए पकवान बनते थे, दूध, मिठाई, सारी चीजें आती थी। एक दिन शीतल उदास होकर कहती है,
सुनिए जी, ये ननद जी कब जाएंगी? तुम कहना क्या चाहती हो शीतल? मैं अपनी बहन से ये सवाल करूं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। अगर हम इस तरह दीदी की सेवा में लगे रहे तो बच्चों का क्या होगा? वो पूरा दिन खाती रहती हैं। हमारा 4 दिन चलने वाला राशन 1 दिन में ही खत्म हो रहा है। तभी कुछ देर बाद उनकी सास वहाँ आई। बेटा, भानुमति 2-4 दिन बाद चली जाएगी, तो मैं कह रही थी कि उसके लिए 2 बढ़िया सी साड़ियाँ ले आ। लेकिन माँ जी, शीतल की बात काटते हुए अमित बोला। ठीक है माँ, मैं देख लूंगा। तभी भानुमति के रोने की आवाज आई। सब अंदर की तरफ दौड़ पड़े। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? देख, तेरे मोनू ने मेरा फोन तोड़ दिया। अब मैं अपने घर किस मुंह से जाऊंगी? दीदी, मोनू तो बच्चा है, आपको तो ध्यान रखना चाहिए था। लाओ मुझे फोन दो, मैं ठीक करा लाता हूँ। लेकिन वो आईफोन था, ठीक होना आसान न था। फोन वाले ने मना कर दिया कि फोन ठीक नहीं होगा। नया खरीदना पड़ेगा। अरे ये फोन कितने का भैया? पूरे 1 लाख का है भाई। ये सुनते ही अमित को पसीना आ गया। वो शीतल के पास गया और उसे सारी बात बताई। नुकसान हमारे बेटे ने किया है तो भरपाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। अगर दीदी बिना फोन के ससुराल गई तो हमारी इज्जत पर बात आ जाएगी। वही तो सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ। साल भर पैसा कमाऊंगा तब भी 1 लाख नहीं जोड़ पाऊंगा। 1 लाख के नुकसान का जीजा जी को पता चला तो वो न जाने दीदी के साथ क्या करेंगे। अच्छा, एक काम करो, मेरे सारे गहने ले जाओ और दीदी के लिए नया फोन ले आओ। अगर आपका काम शुरू होगा तो गहने फिर से बनवा लेंगे। लेकिन अभी दीदी का फोन जरूरी है, बेचारी कब से रो रही है। शीतल ने अपने सारे गहने निकाल कर अमित को दे दिए। ये सब भानुमति चुपके से बाहर खड़ी सुन रही थी। अमित ने सारे गहने सुनार को 1.5 लाख रुपए में बेच दिए। उसने पैसे देकर फोन खरीदा और भानुमति के लिए 2 सुंदर बनारसी साड़ियां भी खरीदी। घर आकर देखा तो भानुमति जाने के लिए तैयार खड़ी थी। जीजा जी भी खड़े थे। हाँ, और रुक जाती, ताकि अभी मेरे रुकने से भाभी ने गहने बेचने के लिए दे दिए। कुछ दिन और रुक गई तो ये घर बेच दोगे। दीदी, ये सब आपसे किसने कहा? किसने कहा? मैंने खुद सुना अपने इन्हीं मोटे मोटे कानों से। तुमसे किसने फोन मांगा था रे? टूट गया तो टूट गया। वो तुम्हारे जीजा जी ने मेरे जन्मदिन पर दिया था ना, इसीलिए रोना आ गया। आए बड़े गहने बेचने वाले। भाभी, तुमसे तो मैं बहुत नाराज हूँ। घर में पैसों की इतनी तंगी थी और तुम कर्ज लेकर मेरी खातिरदारी में लगी रही। मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोगों का बस प्यार चाहिए। ये पकड़ो अपने गहने। मैंने तुम्हारे जीजा जी को एसटीडी से फोन करके सारी बात बता दी और वो जाकर सुनार से गहने भी ले आए। भाभी, इन्होंने विकास जी के पैसे भी चुका दिए। लाओ ये फोन, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। अब मैं चलती हूँ। अपनी ननद का इतना बड़ा दिल देखकर शीतल की आंखें भर आईं। दीदी, हमें माफ कर दो। आप ऐसे नाराज होकर जाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। मैं नाराज नहीं हूँ भाभी, लेकिन इस बात का दुख जरूर है कि तुम लोगों ने मुझे अपना नहीं समझा। नहीं तो मुझसे इतना कुछ नहीं छुपाते। खैर कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। कल यहाँ कुछ मशीनें आ रही हैं जिनसे प्लास्टिक के खिलौने बनेंगे। अमित, अब तुझे मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। अमित का दिल भर आया। वो कुछ न कह सका। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। मौके की नजाकत देखकर भानुमति बोली, अच्छा, एक सच और बताती हूँ। कैसा सच दीदी? वो फोन सौरभ ने नहीं तोड़ा, उस पर तो मैं बैठ गई थी। ये सुनते ही सबकी हंसी छूट गई। बस मेरे मायके में यूं ही सब हंसी खुशी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीदी, आप बहुत अच्छी हो, अगली बार जल्दी आना। यानी अभी तुम्हारा अपनी मोटी ननद से मन नहीं भरा? नहीं दीदी, आपसे तो कभी मन भरेगा भी नहीं। इतनी अच्छी मोटी ननद किसकी होती है? ननद और भाभी का प्यार देखकर सास की आंखें भी छलक आई। माँ जी, गोलगप्पे खाए, बड़े दिन हो गए हैं। ठीक है, चल खाते हैं। माँ जी, इस दुकान से खाएंगे आज। किससे? ये जोधपुर वाले से। हाँ माँ जी, सुना है कि बड़े अच्छे गोलगप्पे होते हैं इसके। चल फिर देखते हैं खा के। और फिर निशा अपनी सास सरला को लेकर उस गोलगप्पों की दुकान पर गई। दोनों ने खूब मन से गोलगप्पे खाए। और फिर कितने पैसे हो गए भैया? 60 रुपए हो गए माता जी। हैं? कितने? 60 रुपए माता जी। अच्छा ठीक है, ये लो। सरला ने गोलगप्पे वाले को पूरे 60 रुपए गिनकर दे तो दिए, लेकिन पैसे देते हुए उसे जितना दुख हो रहा था उतना ही गुस्सा भी आ रहा था अपनी बहू निशा पर। फिर घर पहुंचने के बाद, निशा, आज के बाद कभी मुझे गोलगप्पे खिलाने को मत बोल देना। हाँ माँ जी, समझ गई। सच में लूट मचा रखी है इसने तो। आगे से कभी उसके पास से गोलगप्पे नहीं खाएंगे। उसके पास से क्या, अब कहीं से भी गोलगप्पे खाने की जरूरत नहीं। बस हो गया, पैसे और सेहत दोनों की बर्बादी है ये।
अपनी सास को गुस्से में देखकर निशा आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप घर के कामों में लग गई। दरअसल निशा स्वभाव से बड़ी चटोरी थी। उसका मन हर वक्त कुछ न कुछ खाने को करता ही रहता था। गोलगप्पे और चाट तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन फिलहाल अपनी सास की नाराजगी के चलते उसे अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करना था। सरला के 2 बेटे थे, बड़ा देवाशीष और छोटा आशीष। देवाशीष और आशीष दोनों एक साथ एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। दोनों की तनख्वाह अच्छी नहीं थी, बस किसी तरह से घर का गुजारा चल जाता था। निशा देवाशीष की पत्नी थी और आशीष अभी कुंवारा था। फिर एक दिन खाना खाते हुए, सुनो, तुम सब अगले हफ्ते मेरे साथ लखनऊ चलोगे। मामा जी के यहाँ चलना है? हाँ, मामा जी ने बुलाया तो है और साथ में आशीष के लिए एक अच्छा रिश्ता भी बताया है, वहां भी चलेंगे। अरे वाह, बढ़िया है। लो बेटा आशीष, अब तुम्हारी भी आजादी खत्म है। ठीक 1 हफ्ते बाद चारों लोग आशीष के लिए लड़की देखने गए। लड़की का नाम काजल था, जो आशीष को पहली ही नजर में भा गई और कुछ दिनों में काजल सरला की छोटी बहू बनकर उसके घर आ गई। निशा और सरला में भी अच्छी पटने लगी। सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन दोनों बहुएं एक साथ सब्जी खरीदने बाजार गई और फिर, सुनो ना भाभी, चलो ना गोलगप्पे खाते हैं। अब ठीक है, पर माँ जी को मत बताना। क्यों? ऐसा क्यों? अरे वो गुस्सा करती हैं। गोलगप्पे खाने के लिए? नहीं, महंगे गोलगप्पे खाने के लिए। मतलब? अरे वो सामने दुकान देख रही हो, वो बड़ी वाली, वो जोधपुर स्नैक्स वाली। हाँ हाँ वही। उनके गोलगप्पे ना क्या बताऊं कितने मज़ेदार होते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आओ चलकर खाते हैं ना। अरे यार, पर वो महंगे देता है। ओहो भाभी, चलो ना, गोलगप्पे हैं, कितने ही महंगे होंगे, चलो जल्दी। अब तो निशा से भी नहीं रुका गया। दोनों गोलगप्पे खाने पहुंच गई और फिर जैसे ही काजल ने पहला गोलगप्पा खाया, क्या बात है, कसम से भाभी, थैंक यू जो आपने मुझे इस दुकान के बारे में बता दिया। गोलगप्पे और चाट तो पहले से ही मेरी जान है, ऊपर से इस दुकान का टेस्ट, मज़ा ही आ गया। अब वैसे गोलगप्पे तो मुझे भी बहुत पसंद है। पता है, मैं अपनी सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाने का कंपटीशन करती थी स्कूल में। मुझसे ज़्यादा गोलगप्पे वहाँ कोई नहीं खा पाता था। अच्छा, ऐसी बात है, तो आज फिर से हो जाए कंपटीशन, मुझे हरा कर दिखाओ तो जानू। ऐसी बात है तो चल फिर। भैया रुकना नहीं, आज देख ही लेते हैं हम दोनों में कौन बड़ी चटोरी है। बस फिर क्या था, गोलगप्पे वाला धुआंधार गोलगप्पे बनाता गया और दोनों बहुएं बिना रुके खाती ही गई। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि काफी सारे गोलगप्पे खाने के बाद उनकी हालत खराब होने लगी, लेकिन मजाल है जो कोई एक भी गोलगप्पे की प्लेट छोड़ने को तैयार हो। तभी गोलगप्पे वाले ने कहा, मैडम 600 के तो हो चुके हैं, और लगाऊं क्या? ये सुनते ही दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। कितने के हो गए भैया? 600 के हो गए मैडम, बताओ और बनाऊं? 1 मिनट भैया, रुक जाओ। निशा ने काजल को साइड में ले जाकर धीरे से उसके कान में कहा, काजल कितने पैसे लाई हो तुम? भाभी, माँ जी ने 500 रुपए दिए थे, कहा था 200 की सब्जी ले आना और 300 में आटा और दाल। अरे यार, मर गए। राशन सब्जी तो छोड़, यहाँ तो गोलगप्पों के ही पूरे पैसे नहीं हैं। अब क्या करें? माँ जी को फ़ोन करना पड़ेगा, और क्या। हैं? फिर तो गए काम से। अब भैया अपना फ़ोन देना ज़रा, एक कॉल करनी है। अब आप ये 500 रखो, मैं फ़ोन करके और पैसे मंगाती हूँ। दोनों बहुओं के पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि दोनों के पास वाकई पैसे नहीं थे। हार मानकर उन्हें फ़ोन करके अपनी सास सरला को सारी बात बतानी ही पड़ी। फिर ठीक आधे घंटे के बाद निशा और काजल को उनकी सास सरला दूर से आती दिखाई दी। उसने आते ही अपनी साड़ी के पल्लू पर लगी गांठ को खोलकर कुछ पैसे गोलगप्पे वाले को दिए। वो सारी चिल्लर थी और सारे पैसे मिलाकर 95 रुपए ही हो रहे थे। भैया मुझे माफ करना, पर मेरे पास अभी 100 रुपए पूरे नहीं है, बस 5 कम है। मैं आजकल में लौटा दूंगी तुम्हें, भरोसा रखो। वाह जी वाह, चले आते हैं मुंह उठाकर, फकीर कहीं के। उस दिन सरला का बहुत अपमान हो गया था और ये देखकर निशा और काजल दोनों शर्म से पानी पानी हो गई। निशा को अब जाकर समझ आया था कि उस दिन सरला को उस बड़ी दुकान के गोलगप्पे क्यों नहीं भाए। दोनों बहुओं को सबक मिल चुका था।
क्योंकि उन दोनों के चटोरेपन और बेवकूफ़ी की वजह से परिवार के लिए आने वाले कुछ दिन दिक्कत से बीतने